नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हल करेंगे अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 1 का सवाल नंबर 7वां से। इसके पहले सवाल नंबर 6 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और आगे कई सेट के सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं आज का सवाल नंबर 7वां से। और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो उस पर हमारा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और देखने वालों का भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, इस बात पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो अपनी कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 7वें का जो है, देखो इसमें चाहे हम का करें, का जो नंबर है या उसी का अथवा भाग, तो इस प्रश्न पत्र में हम आपको दोनों हल करके दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें दोनों प्रश्न करने होते हैं। अब जैसे खा है, खा करिए, चाहे उसका खा का अथवा भाग कोई एक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 अंक के ये सवाल होते हैं। तो 6 12 अंक 7वें नंबर से अर्जित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये यदि अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो हम दोनों प्रश्न बताएंगे, अथवा भाग और का भाग भी। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल नंबर का जो है वो क्या कहता है। कह रहे निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इस प्रकार से समीकरण दिए होंगे, यदि रैखिक युग्म में बदल के कह रहा है। ठीक है, तो हर दोनों का ही समान मिलेगा कभी भी हो। ठीक है, दोनों समीकरणों में वही चीज़ मिलेगी। तो हमें मान लेना है या ऐसे ही हल कर पाए तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए, यानी हम डायरेक्टली हल नहीं करेंगे, कुछ बदल के ही हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर इस तरीके से डालेंगे प्रश्न संख्या 7 का। ठीक है, अब देखो इसमें हमने दोनों समीकरण लिख लिए और 1 और 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ऐसे हम हल नहीं करेंगे क्योंकि सवाल में कह दिया था कि रैखिक समीकरण युग्म में बदल के हल कीजिए, यानी हमें बटे से हटाना है। तो हम क्या करते हैं, हटाने के लिए मान लेते हैं। मानना क्या पड़ेगा, तो इस तरीके से मानेंगे माना। अब देखो ये 5/x-1 है, इसमें भी 2/x-1 है, तो 1/x दोनों में कॉमन चीज़ है, उसी को मान लेते हैं। माना 1/x-1 बराबर a मान लिया। ठीक है ना, और देखो 1/y-2, इसमें भी 1/y-2 है, तो इसको मान लेते हैं कामा 1/y-2 है ना, बराबर b मान लेते हैं। ठीक, जब ये मान लिया तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, ये देखो हमें जो 1/x-1 की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देना और y के स्थान पर, तब ये हो जाएगा 5a। ठीक, प्लस का देखो 1/y-2 की वैल्यू क्या माने b, तो यहाँ b हो जाएगा, b बराबर, तो समीकरण इसको 3 कह देते हैं और इसमें ये हो जाएगा 2a माइनस का b बराबर 1/3। समीकरण इसको 4 कह देते हैं। अब क्या कर दो, ये सीधे जो हमारे 3 और 4 बने समीकरण इनको जोड़ दो। तो सीधे हम यहीं दिखा देते हैं, जोड़ने पर जोड़ दो। ये जोड़ने पर सीधे कट गए प्लस माइनस के b, तो ये 5 2 हो गए 7a बराबर 2 प्लस का 1/3 ये होगा। तो 3 का एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 7a बराबर 2 3 6 1 7/3। ठीक, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a बराबर जो है ना वो आ जाएगा 7/3। तो पहले से ये जो 7 है ये कहाँ आएगा, बटा में आएगा, तो बटे 7, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आई वो आ गई 1/3, 1/3 आ गई। अब ये जो a का मान है इसको चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो, मतलब 3 में, या तो 4 में। तो हम 3 में ही रख के देते हैं। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रख देते हैं। तो समीकरण 3 ये है 5a
प्लस का बी बराबर 2। तो 5 इंटू ए का मान देखो 1/3 आया तो लिख दो 1/3 प्लस का ये बी बराबर कितना है 2। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा होता है, यदि 5 इंटू 1/3 तो 5 का गुणा ऊपर ही होगा, तो 5/3 प्लस का बी बराबर 2। इसको इधर भेज दो तो इधर बचेगा का बी, तो बी बराबर आ जाएगा 2 माइनस का 5/3। तो यहाँ से बी बराबर, अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लो, 3 दूना 6, 6 में 5 का बचेगा कितना 6 माइनस 5/3 ये आया। तो यहाँ से b बराबर 6 में 5 गया, 1 बचा 1/3, ये b का मान आ गया। अब क्या करो a व b के मान पुनः जो हमने मान रखे थे ना ये इसमें रखने पर, तो लिखो a व b के मान रखने पर तो रखेंगे, बाकी इधर से करिए लेते हैं, ठीक है ना, इधर से कर रहे हैं। अब देखो हमें 1/x बराबर के क्या है a, तो 1/x माइनस 1 बराबर a है। a का मान चलो a करे लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 बराबर a, तो 1/x माइनस 1 बराबर a का मान देखो अभी निकल कर आया 1/3, तो हम रख देंगे 1/3। दोनों को उल्टा कर दो तो उल्टा करने पर आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 3। समीकरण इसको कह दे तो 5, ठीक। b का भी रख देते हैं, तो 1/y माइनस 2 बराबर क्या है b। तो अब देखो भाई 1/y माइनस 2 बराबर b माना था, b रख दिया। अब b का मान कितना है 1/3, तो ये 1/y माइनस 2 बराबर b का मान है 1/3। तो इसको भी उलट दो तो ये y माइनस 2 बराबर आ जाएगा 3। समीकरण इसको 5 दिया था तो इसको कह देते हैं 6, ठीक है। अब क्या करो 5 व 6 को कर लो हल। समीकरण 5 व 6 को, अब एक चीज़ देखो, अरे ये मिस्टेक कुछ नहीं, हल कुछ नहीं करना, यहाँ से तो x का मान सीधे निकल ही आएगा, तो हम काला पेन उठा रहे हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा सीधे, इधर एक को इधर ले आओ तो x बराबर 4 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये x का मान आ गया, यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर 2 को इधर ले आओ तो 3 प्लस का 2, तो ये y बराबर आ जाएगा 5। और यही आंसर हो जाएंगे x बराबर 4 कामा y बराबर 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। तो आशा सवाल समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 के का अथवा भाग। अथवा भाग देखो क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये सवाल नंबर पूरा कंप्लीट हो गया छठवां, 6 नंबर आपके पक्के हो गए, लेकिन हम यहाँ बोर्ड एग्जाम में तो हल नहीं कर रहे, आपको हल सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो हम तो एक एक सवाल का सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए अथवा भाग भी कर रहे हैं, ठीक है। अथवा भाग क्या कह रहा है, एक नाव की चाल जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी शांत जल में कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है धारा की चाल, तो ऐसे सवालों में ये द्विघात समीकरण से सवाल है, तो जो पूछी गई ये चीज़ वही चीज़ मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा था, शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, तो धारा की चाल हमने मान ली, धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या दिए हैं, एक नाव की शांत जल में चाल, तो ये दे रखे हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दे रखे हैं, तो ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, सवाल में कहा है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने
जाने के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। यानी 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर आ रहा है, टोटल समय 8 घंटे लग रहा है। तो हम धारा की दिशा में जाने में लगा समय निकाल लेते हैं और वापस आने में दोनों का समय निकाल लेते हैं और जितना होगा कर देंगे। लेकिन हमें पहले तो दोनों की चालें पता होना चाहिए। ये तो धारा की चाल है, धारा की दिशा में जा रहे, तब किस चाल से जाएगा, आएगा तो किस चाल से आएगा, तो दोनों के सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब चाल हमें नाव की पता चल गई शांत जल में और धारा की चाल भी दोनों की पता चल गई। तब धारा की दिशा में जब जाएगा तब सापेक्ष चाल क्या होगी। सापेक्ष चाल यानी जब नाव की दिशा में जाएगा, है ना, तो दोनों की चाल क्या हुई, जुड़ जाएगी। और जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों की चालें घटेंगी, यानी नाव की चाल में धारा की चाल तो घट जाएगी। जो बचेगी चाल वो खुद केवल नाव की चाल ही बचेगी। ठीक है, यानी जब भाई क्या है, तो ये चीज़ आएगी, धारा की दिशा में जा रहा है जब तो क्या है, नाव की चाल, धारा की चाल घट जाएगी। अब यहीं से बनेगा प्रश्न। ठीक, प्रश्न क्या बनेगा, अब सवाल एक बार फिर से पढ़िए। क्या है, हमें दिए क्या है, धारा की दिशा में 12 जाने तथा धारा की विपरीत लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है हमें दिया गया समय, तो दोनों का समय निकाल करके ही इसको बराबर कराना पड़ेगा। तो दोनों का समय निकाल लेते हैं, धारा की दिशा में कितना लग रहा है और आने में कितना लग रहा है। तो अब हमने क्या निकाल लिया, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो वही हमने लगा दिया, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर और चाल क्या 4+x। धारा की दिशा में चाल कितनी है 4+x, है ना। और देखो उसी तरीके इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर सूत्र वही दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर भी कितनी है, धारा की 12 किलोमीटर समय जा रहा है, सवाल भी आप देख सकते हैं ना, दोनों क्या 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर लौट भी रहा है। तो समय बराबर क्या होता सूत्र, दूरी बटे चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है 4-x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12/4-x घंटा आ जाएगी, है ना। ये समय आ गए। अब ये दोनों समय है और टोटल समय लग कितना रहा है 8। तो ये दोनों समय मिलकर के 8 घंटे के ये बराबर तो होगा। तो यहीं से हम कर सकते हैं तब प्रश्नानुसार दोनों समय दोनों समय का योग कितना होगा 8 घंटे के बराबर। यानी 12/4 प्लस का x और प्लस 12/4 - x बराबर होगा 8 के बराबर। इन दोनों को अब हल कर लेते हैं, यानी 12 ऊपर से एलसीएम मिल जाएगा। तो 12 हमने लिया एलसीएम, मतलब कॉमन, तो अंदर बचेगा 1/4 प्लस का x और प्लस इधर से बचेगा 1/4 - x बराबर 8। अब देखो एलसीएम ले लो, तो 12 तो कॉमन में चल ही रहा है, तो इसका इधर गुणा इसका इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - का x प्लस का ये हो जाएगा 4 प्लस का x और नीचे नीचे गुणा, यानी a + b × a - b, यानी 4 - x × 4 प्लस का x ब्रैकेट बंद बराबर 8 के। अब देखो यहाँ x से x कट गए, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जुड़ करके 8 हो जाएगा। यानी तो 12 × ये देखो 4 4 8, यानी 8 बटे इनका होल मतलब सूत्र बन के सीधे हो जाएगा 16 - का x² बराबर 8। अब ये 8 गुणा में इधर कट गए, एक आ जाएगा, तो ये इधर बचेगा कितना 12/16 - का x² बराबर 1 आएगा। अब इसका इधर करा दो गुणा, तो ये आ जाएगा 12 बराबर 16 के इधर गुणा होगा तो 16 - का x² आ जाएगा। अब ऐसा करो x² को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो इधर माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, यानी x² बराबर 16 - के 12। तो यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 4। तो यहाँ से x बराबर, तो केवल हम 2 लिखेंगे। अब देखो 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि हम 4 चाल ले रहे हैं, तो इसलिए दूरी जो है ना वो हमेशा धनात्मक रहेगी, तो प्लस माइनस हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम 2 लिखेंगे। तो यहीं से कह सकते हैं अतः शांत जल में
नहीं, धारा की चाल माने थे ना, तो अतः है ना, देखो धारा की चाल ही माने थे। धारा की चाल बराबर कितने, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो आशा ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला नंबर सवाल हल करते हैं। अब देखिए अगला जो सवाल है 7वें का खा, वो क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर की पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX से ज्ञात की। तो इसका सबसे पहला काम है जो कि हमें चित्र बनाना। ठीक है, चित्र समझकर बना लिया, आधा सवाल हल। तो चित्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, भूमि पर स्थित बिंदु x, यानी भूमि पर कोई बिंदु है जो x है। ठीक है, तो ये x एक बिंदु हो गया। ठीक, ये भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ की, यानी यहाँ भूमि पर स्थित बिंदु से एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जो कि PQ नाम है। ठीक, मीनार का नाम क्या है, बिंदु, देखो क्या कहा है, भूमि पर x बिंदु स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी ये बिंदु होगा P और शीर्ष Q कहाँ है, तो Q ये हो गया। तो इसका उन्नयन कोण कितना बताया है, 60 अंश है ना। तो कहा है उन्नयन कोण 60 अंश है। अब तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे भाई, मिला देंगे और यही हो जाएगा जो उन्नयन कोण होगा, उसको 60 अंश कह देते हैं, इसको नाम दे दो x। ये इतना तो बन गया। आगे फिर पढ़ते हैं। फिर कह रहा है बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी ये जो है 40 मीटर, बिंदु x से 40 मीटर, यानी यहाँ से ये x हो गया, मान लेते हैं यहाँ की दूरी जो है ना, ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मीटर। ठीक, कह रहा है 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यानी इसको नाम दे दिया है y, y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। शीर्ष कौन हुआ, Q, यानी ये शीर्ष होगा, इसका कोण कह दिया है 45 अंश, यानी ये हो गया 45 अंश। ठीक, ये 45 अंश हो गया। तो क्या है, मीनार की PQ, मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। यानी PX भी ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं, चलो A मान लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक, और ऊंचाई को H मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई को। अच्छा, एक चीज़ और समझो, ये 40 है तो 40 ये भी होगा, 40 ये भी हो जाएगा। ठीक, तो ये चित्र बन रहा है। अब 40 ये होगा, और तो ये कितना होगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दो। ठीक है, तो ये 40 है तो 40 ये है, तो 40 फिर ये कितना हो जाएगा, H माइनस 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी H माइनस 40 हो जाएगी। अब बन गया चित्र। अच्छा, ये y हो गया, इसको कोई हम अपनी ओर से नाम, चलो R दे देते हैं, अपनी ओर से कुछ भी दे लो, दे दिया भाई। अब 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए, एक तो ये और एक ये, जिनके हमें मान दिए गए हैं, है ना। तो अब हल कर लेते हैं। पहले हम त्रिभुज चलो लिए लेते हैं QYR में। ठीक है, त्रिभुज यही ले रहे हैं, तो त्रिभुज QYR में, QYR में क्या करते हैं, देखो हमें कोण ये दिए हैं QYR। ठीक है, QYR में क्या करते हैं, लगा दो tan थीटा। जब भी देखो अच्छा ये है, तो ये वाली भुजा भी रहेगी,
जो माने हैं, है ना। जब भी लंब और आधार के मान पता हो तो tan थीटा ही लगाइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45, तो tan 45 बराबर लंब h माइनस 40, h माइनस 40 बटे आधार कितना a रख दिया। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर h माइनस 40 बटे a का इधर गुणा करा दो तो a बराबर आ जाएगा h माइनस 40। इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लो QPX में, त्रिभुज QPX में इसमें क्या कहते हैं, इसमें देखो कोण हमें 60 दिए हैं और लंब और आधार के ही मान पता है, तो इसमें भी लगा देते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब tan थीटा का मान कितना है 60, तो हम रख देंगे tan 60 बराबर लंब पूरा का पूरा h लेंगे, ठीक है, h बटे a। tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान a। तो यहाँ से भी a का मान इधर करा दो √3 को इधर, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा h अपान √3। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों ही a के बराबर, तो आपस में ये दोनों होंगे बराबर। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 व 2 से दोनों ही बराबर हैं, तो ये h माइनस 40 बराबर हो जाएगा इधर h अपान √3 के। तो यहाँ से h अपान √3 को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा h माइनस h अपान √3 बराबर 40 के बराबर आ जाएगा। अब ऊपर से h कॉमन ले लो, तो h जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपान √3 बराबर 40 के, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एलसीएम ले लो, ठीक, तो ये आ जाएगा h इंटू √3 का इधर गुणा, √3 का इधर गुणा करा देते हैं, तो √3 माइनस 1 अपान √3 बराबर 40। अब हम देखो ये है √3 का इधर गुणा हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से h बराबर निकाल लेते हैं। h बराबर क्या आएगा, देखो √3 का इधर गुणा, तो ये आ जाएगा 40 √3 अपान नीचे √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 ये रहेगा। अब देखो ये जब इस तरीके से आ गया तो संयुग्मी करा देते हैं, ठीक, तो h बराबर 40 √3, ठीक। संयुग्मी क्या होता है, हर में यदि माइनस है तो चिन्ह बदल के गुणा होता है, तो बटे √3 माइनस 1 इंटू यहाँ से √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1, ऊपर नीचे हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे होता है गुणा, तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा होता है। तो देखो यहाँ 40 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपान यहाँ से √3 का ये जब करेंगे तो आ जाएगा नहीं, चलो सीधे कर दो भाई, कर दो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया और कुछ नहीं हुआ, तो ये h बराबर आ जाएगा 40 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपान नीचे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 ही रहेगा, तो घटकर कितना हो जाएगा 2 से इसको काट दो तो यह आ जाएगा 20। तो यहाँ से h बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 20 √3 इंटू √3 प्लस का ये 1, ये आया इतना। यहाँ पर आप 20 √3 का अंदर गुणा भी करा सकते हैं, तो जब गुणा कराएंगे तो देखो √3 का √3 में 3 और 20 गुणा 3 और प्लस ये 20, इसमें जब होगा 20 √3, ठीक है। अब बीतते हैं 60, ठीक, प्लस का 20
√3 ये आ गया। चाहो तो इससे 20 कॉमन भी ले सकते हो, तो 20 अगर हम कॉमन लें तो आ जाएगा 60 यानी 3 प्लस का √3 और ये मीटर, इतना ये आ गया h का मान। अब ये ऊंचाई तो हमारी h आ गई, ठीक है। और सवाल में देखो क्या कहा था तथा दूरी px भी ज्ञात कीजिए, यानी ये p से x तक की दूरी ये भी ज्ञात करना है। तो क्या करो, सिंपल सा, ये h का जो मान है इसको उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो हम लिखते हैं h का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख लो। समीकरण 1 क्या दे रखे हैं, a बराबर h का मान कितना है, ये है 20√3। तो हम h का मान ये 60 वाला रख रहे हैं, ठीक है भाई। 60 प्लस 20√3 और माइनस का कितना है, माइनस है 40। अब देखो 60 में 40 घट गए, ये a बराबर कितना बचेगा, 20 प्लस 20√3 और ये भी मीटर। तो कह सकते हैं मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई px बराबर कितना, ये 20 प्लस 20√3 मीटर, और नहीं इसकी आई है, ये 60 कर दो, है ना, इसको 60 कर देते हैं, 60 प्लस 20√3 मीटर, जबकि ऊंचाई थी h, इसको h कर लो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक होगी लिखने में। और px दूरी px बराबर ये आई है 20 प्लस 20√3 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसका अथवा भाग और देख लेते हैं। अब देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 का अथवा भाग। अथवा भाग क्या कह रहा है, कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं इसको भी। तो पहला काम है चित्र बनाना, फिर क्या कहा है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से। तो क्षैतिज तल यानी क्षैतिज का अर्थ होता है धरती, तो धरती पर मान लेते हैं ये कोई बिंदु O है, इससे स्थित उसी तल पर, ठीक है, O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ये मीनार है, वो खड़ी है, ठीक, और इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, 30 अंश मान लिया। फिर कह रहे मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर, यानी मीनार की ओर चले, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आए चल करके, तो ये दूरी है 40 मीटर, ठीक, ये 40 मीटर पर आए, तो फिर क्या कहा है, 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, यानी ये जो कोण है ये 60 अंश हो गया। कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मीनार की ऊंचाई जो है इसको h मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो ये समझ लो भाई चित्र को, ठीक है। तो हल चित्र बन गया। अब ये दूरी 40 हो गई, इसको पता नहीं है तो इसको x मान लेते हैं, ठीक। अब ये तो O हो गया, इसको मान लेते हैं ये A है, ये वाला B, इसको C कह लेते हैं, ठीक। अब हमें त्रिभुज बन गया, चित्र बन गया, बस हल करना बचा, सवाल से मतलब नहीं, ठीक। तो हल कर लेते हैं। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बस ज्ञात करना है, h का मान ज्ञात करना है। तो चलो पहले त्रिभुज हम लिए लेते हैं ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करते हैं, देखो हमें लंब का मान पता है, आधार का पता है, तो लगा देते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक। तो tan
थीटा का मान कितना दे रहे हैं 60 अंश। त्रिभुज को ध्यान दीजिए ABC ले रहे हैं, तो tan 60 बराबर लंब का मान है h, आधार है x। अब देखो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h अपान x। तो यहाँ से हमें x से लेना देना नहीं, तो x को इधर भेज दो, √3 का इधर गुणा, तिरे गुणा करा करके निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा h अपान √3। समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ले लो ABO में, त्रिभुज ABO में, ABO में क्या करते हैं, हमें लंब पता है और आधार पता है, तो यही tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब क्या है h है, और आधार पूरा ये 40 और x दोनों आधार में है ना, तो लिखेंगे 40 प्लस का x। तो tan 30 का मान होता है 1 अपान √30 बराबर h अपान 40 प्लस का x। तो इसका इधर गुणा, इसका इधर, सीधे गुणा कराते हैं, तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x बराबर √3h। तो यहाँ से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यह x बराबर आ जाएगा √3h माइनस का 40। समीकरण 2 कह देते हैं। समीकरण 1 और दोनों 2x के बराबर हैं, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, दोनों x के बराबर, तो आपस में ये दोनों हो जाएंगे बराबर, तो हम कह सकते हैं h ये √3h माइनस 40 बराबर ये क्या है h अपान √3। ये हो गया। अब क्या करो, 40 को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा √3h माइनस h अपान √3 बराबर 40। अब क्या करो, ऊपर से हम h कॉमन ले सकते हैं, तो h कॉमन ले लें, चाहो तो गुणा भी करा √3 का √3 में, तो केवल √3 का जब 3 में होगा, √3 में, तो 3h माइनस का इधर क्या है h रहेगा अपान में √3 बराबर 40 आ जाएगा। अब ऊपर से h कॉमन ले लो, चलो h कॉमन ले लिया, या रुक जाओ अब यहाँ पर 3 में हम लेस कर सकते हैं 1, तो बचेगा 2h अपान √3 बराबर 40, है ना। तो अब √3 का इधर गुणा करा दें, तो ये यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा, चलो 2h लेके लेते हैं, 40, है ना, √3। तो यहाँ से 2 का इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं h बराबर 40 √3 बटे 2, 2 से काट दो तो 20, यानी h बराबर आ गया 20 √3। और यही देखो आंसर भी आ रहा है ना, 20√3, इसको मीटर, यही आंसर हो गया। तो आशा है ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, और अपना सुझाव व्यक्त ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।